वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब बोले पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। हामिद रजा ने पार्लिमानी इत्तेहाद पर पीटीआई से तशक्कुर का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तय पाने वाली सियासी इश्तराक अमल की मुकम्मल तायीद और तौसीक कर दी गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबी दंगल के बाद पार्लिमानी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार। पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बताया इत्तेहाद का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सबकी कंसेंसस से और सबके मशवरे से, क्योंकि ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है और हमारा जो पहले एक दूसरे के साथ कंसेंसस था वो इस मुल्क के लिए था, इसकी डेमोक्रेसी के लिए था। पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब बोले पीटीआई के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो, हम किसी किस्म की फिरकावारियत नहीं चाहते। हम लोग पाकिस्तान में किसी किस्म की फिरकावारियत या इस तरह की चीज नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं यूनिटी, के पूरी कौम मुत्तहिद हो, बेहतर तरीके से चले। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने पार्लिमानी इत्तेहाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से तशक्कुर का इजहार किया। उनका कहना था कि ये इत्तेहाद अब से नहीं है, ये 7-8 साल पहले से है। इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। इलामा राजा नासिर ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इत्तेहाद। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद 9 मुंतखब अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने हल्फनामे जमा कराना शुरू कर दिए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से मुतालिक कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के माबैन इत्तेहाद के बाद लिया से 9 मुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली अवैस हैदर झक्कड़ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी सामने आ गया। मलिक अवैस हैदर झक्कड़ कौमी असम्बली हल्का NA 182 से मुंतखब हुए हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी इत्तेहाद। हामिद रजा का वफाक में हुकूमत बनाने का दावा। कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी सरप्राइज तैयार है। इस वक्त सज्जाद काज़मी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सज्जाद, बताइएगा। ऐसे ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ऐलान के बाद बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन खुद यहाँ पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन में, और उनके साथ मुख्तलिफ वो दरख्वास्तें लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। 50 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जिनको कहा जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का। दूसरा ये बताइएगा कि बिल आखिर ये फैसला ले लिया गया है कि अब उन आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक होगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुशावरत का सिलसिला जारी था। सबसे पहले तो मैं अपने ILF के सामात के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुशावरत का सिलसिला जारी था। ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल डिसीजन था और उसके अंदर टाइम लगना था, वो फाइनली ले लिया गया और बाहमी मुशावरत के साथ और इत्तफाक राय के साथ, और फाइनली उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब ने दी। 180 हमारा क्लेम है मखसूस ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तों के साथ। अगर हम इस 90+ को भी अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 120 के करीब जो हैं या 121 के करीब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बनते हैं। 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर रिगिंग हुई है, बहुत सारी सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। सर, रिजर्व सीट से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का ये क्लेम है कि आपकी तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिजर्व सीट से मुतालिक जो है वो जमा नहीं कराया गया, पुलिस जमा नहीं कराएगी, तो आप समझते हैं कि आपको वो रिजर्व सीट मिल सकेंगी? उसके बगैर हुकूमत कैसे बनाएंगे, या फिर किसी और ग्रुप के साथ भी इत्तेहाद के बारे में बात ही चल रही है? देखिए, मैं इस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन की अजमत को साथ सलाम पेश कर सकता हूँ, वो मैं यकीनन पेश करूँगा। फिर मेरा ख्याल है कि रिजर्व सीट्स अगर उन्होंने हमें नहीं देनी
वो बीजेपी को दे दें या किसी और को दे दें, मेरा ख्याल है वो किधर रखेंगे उन्होंने, आखिर उतने लोगों को करना तो है ना। तो अगर ताबेदारी करनी है PMLN की या सबकी तो ठीक है, अगर जो मर्जी 15 पार्ट पहले सिलसिला चल रहा है वो चला ही रखें, लेकिन ऑन द मेरिट ऑफ इट ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान की हैं और उन्हें ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम वो मुनज़्ज़म हैं, एक जगह पर यकजा हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि हम हुकूमत बनाने की कंडीशन में हैं, सिचुएशन में हैं, और 50 आज़ाद उम्मीदवारों के एफिडेविट अब जमा कराए जा रहे हैं। बाकी कोई नोटिफिकेशन जब जारी होंगे तो उनकी भी जमा करा दिए जाएंगे। अब इनकी तरफ से तो शुक्रिया सजाद काज़मी। विफाक में हुकूमत साजी, पावर शेयरिंग पर बातचीत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर मुकम्मल और दूसरा दौर रात 10 बजे के बाद होगा। इस दौर में क्या मामला तय पाएंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की भी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्किह है। किन मामला पर बात हुई और क्या कुछ तय पाया, इस मुतालिक जानते हैं ऑन शिराजी से। ऑन शिराजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरकज़ में पावर शेयरिंग और साथ साथ सूबों में हुकूमत साजी के मामले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के माबैन आज दोनों जमातों की जानब से ये तय किया गया है कि दोबारा 10 बजे जो है ये राब्ता कमेटियाँ दोबारा यहीं पे मिनिस्टर इनकलेव में बैठेंगी और यहाँ पे मज़ीद चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों पर इतफाक़ कर लिया गया है, अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करके अब 10 बजे दोनों पार्टियों की जो राब्ता कमेटी हो वो आपस में इकट्ठी होगी। यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद जो है जिसमें कमरुज़्ज़मान कायरा और दीगर लोग शामिल थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का वफद अंदर ही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के वफद ने MQM के वफद से भी मुलाकात करनी थी मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटी के साथ। अब इस वक्त MQM की जो है वफद की मुलाकात जारी है, जिसमें कामरान टेसोरी हैं, जिसमें फारूक स्टार हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल हैं, खालिद मकबूल सदीकी हैं। तो वो भी तय कर रहे हैं आपस में कि किस अंदाज में कौन सी वजारतें दी जाएंगी, कैसे आगे चला जाएगा, सिंध असम्बली में क्या मामलात होंगे। तो इस वक्त जो है वो MQM की जो है नून लीग की राब्ता कमेटी से बातचीत हो रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग वो दोबारा 10 बजे बैठेंगे और 10 बजे फिर ठीक हो गया। ऑन 10 बजे सामने आएगा कि आगे क्या फैसला करने जा रहे हैं। पंजाब में नून लीग के सरकार बनाने को तैयार है। आज़ाद अरकान की शमूलियत पर नंबर गेम में पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी सबसे बड़े सूबे में हुकूमत बनाने के दावे कर रही है। इस बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जी कामरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपने बिल्कुल अख्ताम को पहुंच चुका है। क्योंकि इस वक्त लाहौर में अगर बात करें तो लाहौर में पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसकी वाज़ेह बढ़तरी हो चुकी है। इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को 190 से ज़ायद जो अरकान असम्बली उनकी हमायत हासिल है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, उनकी इत्तेहादी जमातें IPP, मुस्लिम लीग काफ, वो भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वाज़ेह इत्तेहादी हैं, जिन्होंने ये पहले ही दावा किया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमायत करेंगे। अब मैं बताऊं कि लाहौर में चूँकि इनकी वाज़ेह अक्सरियत है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बड़ी वो भी एक ये नारा लगा रहे हैं, ये समझ लें कि वो भी दावा कर रहे हैं कि वो भी पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन उनकी जो अक्सरियत है वो भी वाज़ेह नहीं है। चूँकि जो आज़ाद अरकान असम्बली हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। चूँकि ये कहा जा रहा है कि जो आइनी सीटें हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनका आइनी जो ओहदे हैं उन पर नज़र है। इस वक्त आइनी ओहदों के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ चाह रही है कि पंजाब में आइनी ओहदे जो हैं वो उनके पास रहे, लेकिन ये कहा गया कि असम्बली में जो बड़ी सीटें हैं, जैसे स्पीकर तो मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर और जो अहम वजारतें हैं वो इत्तेहादियों को दिए जाने के इम्कानात हैं। तो इस वक्त तो लाहौर में अगर देखें तो लाहौर में अब जो मौसम था वो थम चुका है, लेकिन अब मरकज़ में चूँकि अभी ये चीज़ें चल रही हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मेन क़यादत है नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ मेन बैठकें भी वो आपको पता है कि लाहौर इस्लामाबाद में होने जा रही हैं, तो जो कि काफ़ी हद तक जो लाहौर की सियासत है। बहुत शुक्रिया राना कामरान। अरकान असम्बली के हल्फ और हुकूमत साजी के मामले पर पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन डे के बाद 21 दिन के अंदर आईनी तौर पर असम्बली इजलास तलब करना लाजिम है। मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगले 72 घंटे में इजलास समरी भेज दी जाएगी। पंजाब असम्बली के तलब करदा इजलास में अरकान का हल्फ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा।
حکومت سازی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا رائے رکھتی ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال کراچی کے لیے کتنی اہم ہے؟ اس متعلق نمائندہ سچ ٹی وی شاہد اعجاز نے MQM رابطہ کمیٹی کے رکن اور NA 226 سے کامیاب امیدوار حسان صابر سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ حسان صاحب یہ بتائیے گا، 7 امیدوار اس وقت جیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اب تک کسی نے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں MQM سے بھی بات ہو رہی ہے اور MQM کے بغیر نہ تو کبھی کوئی حکومت بنی ہے اور نہ ہی آئندہ بنے گی، تو MQM قومی اور صوبائی دونوں طرف دونوں حکومتوں میں سندھ کی صوبائی حکومت اور پاکستان کی قومی حکومت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کردار ادا کرے گی۔ بات چیت تو ہر طرف سے جاری ہے۔ حسان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ خاص طور پہ قومی یا صوبائی اسمبلی کی جو حکومتیں بنتی ہیں ان میں تو MQM پاکستان اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن تاحال اب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ بات چیت بھی جاری ہے، کیونکہ آزاد امیدوار جو جیتے تھے ان سے MQM کے بھی رابطے ہوں اور ان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے جتنی جماعتیں سیاسی جماعتیں جو روڈوں پہ سراپا احتجاج تھیں، لیکن تاحال اب تک ان سے کوئی مذاکرات سامنے نہیں آئے۔ تحریک انصاف کے وفد کی جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات، سیاسی معاملات، حکومت سازی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ میڈیا سے گفتگو میں PTI سیاسی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ PTI ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ عمر ایوب وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ عمر ایوب کے علاوہ اور وزیر اعظم بنا تو جعلی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر بولے PTI اور شیرانی گروپ کا اتحاد قائم رہے گا، انتخابی دھاندلی سے متعلق PTI کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ مولانا گل نصیب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ملک میں اقتصادی اور معاشی مسائل ہیں، مقتدر شخصیات اور سیاسی جماعتیں اتفاق پیدا کریں۔ یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے عوام کی، جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے۔ اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جاری وزیر اعظم ہوگا۔ کسی بھی صورت میں ایک جاری وزیر اعظم، ایک جاری مینڈیٹ والی حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہاں پر بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں۔ گلگت، سکردو، ہنزا اور مضافات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے، جبکہ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے، محمد وجاہت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے۔ جی وجاہت بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی یہ تقریباً 9:30 بجے کے قریب گلگت سمیت مضافات اور اس کے ساتھ گدر، چلاس اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پہ زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، کیونکہ یہاں پہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، لوگ اٹھ کے گھروں سے ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے ہیں، جس کے بعد فوری طور پر انتظامیہ اور ریسکیو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ شکریہ وجاہت۔ چین کی کامیاب انتخابات پر پاکستان کو مبارکباد۔ چینی ترجمان کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے۔ ایک قریبی اور دوست ہمسایہ کے طور پر چین پاکستانی عوام کے انتخابات کا مکمل احترام کرتا ہے۔ چینی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے اور پاکستان کی آنے والی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین پر امید ہے کہ پاکستان کے متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ پاکستان کی متعلقہ جماعتیں انتخابات کے بعد سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو یقینی بنائیں گی۔ چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر نو کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی امید رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا۔ یقین ہے پاکستان میں متعلقہ فریق یکجہتی پر قائم رہ سکتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ حالیہ عام انتخابات ملک کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات ثابت ہوئے۔ عام انتخابات میں ہر کاسٹ کیے گئے ووٹ پر اوسطاً 2522 روپے خرچہ آیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے انتخابی مہم پر 500 ارب سے زائد خرچ کیے۔
सजाद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। गरीब मुल्क का महंगा तरीन इलेक्शन। आम इंतखाबात पर अखराजात का मजमूई तखमीना 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद का रहा। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 पाकिस्तानियों ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली के 5,254 उम्मीदवारों को फीकस 1 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाज़त थी। सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 51 अरब 41 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। ज़राए ने मजीद बताया कि इंतखाबी इंतजामात पर भी अरबों रुपए खर्च हुए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हुई। 459 खवातीन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 1 करोड़ 37 लाख से जायद रकम कौमी खजाने में जमा कराई। वफाकी दारुल-हुकूमत के तीनों हलकों के कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। अदालतें इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के हल्का NH 46, 47 और 48 की इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक दरखास्तों पर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं। फार्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। दौरान समाअत वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग अफसर ने दबे अल्फाज में मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना निकाल देंगे। रात 1 बजे तक फार्म 45 जारी नहीं किया जा रहा था तो हमने धरना दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया क्या फार्म 45 पर रिटर्निंग अफसर के दस्तखत मौजूद हैं, जिस पर वकील ने बताया जी फार्म 45 पर रिटर्निंग अफसर के दस्तखत मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की मुखालफत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तों पर समाअत से नहीं रोक रहे, इलेक्शन कमीशन मेरिट पर फैसला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, अकील अंजुम और आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज कामयाब हुए थे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि विफाक से खैरात नहीं अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक ऐथे रख, ये मेरा नारा है। पार्टी शमूलियत का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। माशी बहरान खत्म करने के लिए इक़दामात करेंगे। नौजवानों को रोजगार और कारोबार देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2013 के इंतखाबात के बाद 35 पंक्चर को बुनियाद बनाकर धरना दिया गया। पंजाब में मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को 2 टोक पैगाम दे चुके हैं। कहा रियासत आइनी फ़राइज़ की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा कि रियासत और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने वाले इन अजीम सरकारी मुलाजमीन से वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। कुछ अनासर सोशल मीडिया के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने और ब्लैक मेलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपनी वफादारियाँ तब्दील करने की तलकीन आर्टिकल 5 और मुल्की क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े मुनक़सिम मैंडेट दिया है। जिनसी ज्यादती पर सरेआम फांसी का बिल पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी। काफ लीग ने बिल की हिमायत की। बिल जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से सेनेट में पेश किया गया। जिनसी ज्यादती पर सरेआम फांसी के बिल पर बहस करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शीर रहमान ने कहा कि सरेआम फांसी मुल्क में बरबरीत फैलाती है और पीपल्स पार्टी ने रेप पर सजाए मौत की मुखालफत की थी। पुलिसिंग बेहतर की जाए ना कि सजाए मौत के कवानीन। उन्होंने कहा कि सजाए मौत में दुनिया में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। सरेआम फांसी 21वीं सदी के मुआशरे को ज़ेब नहीं देता। सरेआम फांसी से कराइम नहीं रुकेगा।
مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی سرعام پھانسی سے متعلق قانون کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پھانسی کو پھانسی گھاٹ تک رکھا جائے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا کہ قانون میں سزائے موت موجود ہے، اس لیے سرعام پھانسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ موجودہ قانون میں سخت سزائے موت ہے جس کی حمایت کرتے ہیں، سرعام پھانسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ دنیا میں کیا رہا ہے یہ اہم نہیں، اسلام کیا کہتا ہے یہ اہم ہے، ہم بل کی حمایت کرتے ہیں۔ سینیٹر حمایہ محمد نے بھی بل پر حمایت کا اظہار کیا۔ اب بات کریں بدلتے موسم کی تو راولپنڈی اسلام آباد میں آج صبح سے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں عاقل باقری سے۔ جی عاقل بتائیے گا۔ جی بالکل، آج صبح سے لے کر شام تک شیر اقدار اور راولپنڈی میں وقفے سے تیز گرج چمک کے ساتھ بارش کی وجہ سے اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آج ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق کہ مری میں 49، راولپنڈی شمس آباد میں 34 سے، کچہری میں 28 سے، چکلالہ 25 سے، اسلام آباد 0 پوائنٹ میں 31، گولڈا میں 30، سیدپور میں 29 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج مری میں دن بھر خوب برفباری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں جتنے بھی سیاح پہنچ چکے تھے ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج باقاعدہ مری میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ سیاح کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ مری کی حدود میں داخل ہونے کے بعد احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ ضرور اپنائیں۔ اگر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی بات کی جائیں تو آج گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں خوب آج برفباری ہو چکی ہے، اور گلگت بلتستان کے جو بالائی علاقے ہیں جس میں ضلع استور کا جو اپر ایریا ہے وہاں برفباری کی وجہ سے زمینی جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پہ محکمہ موسمیات کے مطابق کل صبح کے وقت جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا۔ بہت شکریہ عاقل باقری۔ گلگت بلتستان میں برف باری خوبصورتی بہت پھیل گئی کیونکہ وادی نے اب سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ آسمان سے گرتے ہوئے گالوں نے جہاں منظر خوبصورت بنائے ہیں وہیں نظام زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔ ٹیلی مواصلات کی سروسز بھی تعطل کا شکار ہیں۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جس میں شاہراہ قرہ قدم کئی مقامات پر بند ہو گئی، جس کے باعث سینکڑوں مسافر پھنس گئے ہیں۔ بین الاضلاعی سڑکیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ انتظامیہ نے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔